हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम जानेंगे यूरोप में आने वाले रेनेसांस के बारे में, पुनः जागरूकता का एक दौर। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप जरूरी है। आइए देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने क्या समझा। अभी तक हमने समझा कि किस तरह से रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आता है। एक तरफ ईस्टर्न रोम है और दूसरी तरफ वेस्टर्न रोम। अगर हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटियम एम्पायर की बात करें तो वो बहुत हद तक एशिया के कांटेक्ट में आ रहा था। इसी तरीके से अरब रीजन में डेवलप होने वाले इस्लाम और उससे जुड़े हुए जो पॉलिटिकल स्टेट्स थे उनके कांटेक्ट में भी आ रहा था। वहीं जब हम वेस्टर्न रोम की बात करते हैं तो वेस्टर्न रोम काफी पीछे है। फ्यूडल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, चर्च अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक तरीके से करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वेस्टर्न यूरोप में किसी तरह की साइंटिफिक लॉजिकल आइडियाज को एनकरेज नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक बात जरूर थी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में बहुत सारे टाउन्स डेवलप हो रहे थे। इसे भी हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये जो टाउन्स थे इनके डेवलपमेंट के पीछे का कारण था शुरुआती समय में बहुत ज्यादा सरप्लस में खेती बाड़ी में प्रोडक्शन होना। लोग किसान जो भी सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे उसे वो बेचना चाहते थे, जिसकी वजह से मार्केट्स डेवलप हुई और मार्केट के आसपास टाउन्स। ये जो टाउन्स थे इनमें मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। यानी कि वेस्टर्न रोम के लोग थोड़ा सा व्यापार ट्रेड जैसी चीजों में जुड़े तो थे, लेकिन ईस्टर्न रोम के मुकाबले काफी पीछे चल रहे थे। इसी तरह से चर्च अपनी मनमानी कर रहा है। चर्च के लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं। चर्च के अंडर आने वाली जमीन पर रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करके लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और बहुत हद तक जो आइडियाज चर्च को स्प्रेड करने थे उससे दूर होते जा रहे हैं। फिर कुछ ही समय के बाद 14 सेंचुरी में हमने यहाँ सिचुएशन को पलटते देखा। टाउन्स तो डेवलप हो गए थे, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन में कमी आ रही है। इसी के साथ साथ ब्यूबोनिक प्लेग ने ब्लैक डेथ को अंजाम दिया। इस तरह की सारी सिचुएशंस हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर में देख सकते हैं। लेकिन बाइजेंटियम एम्पायर काफी आगे बढ़ रहा था व्यापार के मामले में। वेस्टर्न रोम में ये जो नए विचार हैं ये आएंगे कैसे, कहां से होगी इसकी शुरुआत? वेस्टर्न रोम में जागरूकता के दौर को लाने के लिए बाइजेंटियम एम्पायर कैसे डेवलप हुआ उसे समझना जरूरी है। असल में हम देख सकते हैं कि कैसे बाइजेंटियम एम्पायर बहुत हद तक एशिया से जुड़ाव रखता है, कनेक्शन रखता है। एशिया में एक नई पावर डेवलप हो रही थी और वो थे मंगोल्स। मंगोल्स काफी खूंखार थे और जगह जगह पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते आसपास के स्टेट्स पर अटैक करते रहते थे। लेकिन इनका जो अटैक था वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट माना जाता है। यही मंगोल्स के जो अटैक्स हैं, इसी की वजह से बाइजेंटियम एम्पायर में भी मंगोल्स की एंट्री हुई। हाँ, मंगोल्स का अटैक तो कुछ समय तक ही रहा, लेकिन बाइजेंटियम एम्पायर एशिया के बहुत बड़े एरिया से कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से एशिया से बहुत सारे लोग इस एम्पायर में आए, अपने साथ नई फिलॉसफी, लिटरेचर, कल्चर लेकर। व्यापार के नए रास्ते खुलते हुए हमें नजर आते हैं। तो बाइजेंटियम एम्पायर यानी कि ईस्टर्न रोमन रीजन जो था वो वेस्टर्न रोम के मुकाबले काफी आगे बढ़ गया था एशिया से कनेक्ट होने की वजह से। बाइजेंटियम एम्पायर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किस तरह से ईस्टर्न रोम में होने वाली जो डेवलपमेंट्स है वो किस तरह से वेस्टर्न रोम की तरफ पहुंचेंगी उसे ही हमें समझना है। इटली, अगर हम यहाँ ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बीच आने वाले समुद्र की बात करें तो वो है मेडिटेरियन सी। और इटली बाकी यूरोपियन स्टेट्स के मुकाबले इकलौता ऐसा देश था जो कि इस मेडिटेरियन सी के वजह से ही ईस्टर्न रोम और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्टेड था। नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न रोम ही तो वो जगह है जहां पर एशिया से होते हुए बहुत सारे लग्जरियस गुड्स, आइडियाज, बिलीफ, कल्चर, ट्रेड आ रहा है। तो एक तरीके से इटली जो है वहां के लोग मेडिटेरियन सी के चलते नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न रोम से कनेक्ट होते हैं और वहीं से नए आइडियाज और वैल्यूज लेकर आते हैं। यानी कि ये जो जागरूकता है, ये जो रेनेसांस, ये जो नई डेवलपमेंट्स हमें नजर आएंगी, इसकी शुरुआत इटली से हो रही है। लेकिन एक बात समझने लायक है, आखिर रेनेसांस असल में है क्या? बार बार पुनः जागरूकता का दौर मैं कह रही हूं, लेकिन ये पुनः जागरूकता का क्या मतलब हुआ? रेनेसांस, यह शब्द एक फ्रेंच वर्ड
से लिया गया है, जिसका मतलब है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब क्या? असल में 14th और 16th सेंचुरी के बीच का जो दौर है, उसमें आप यूरोप में बहुत सी नई चीजें आते हुए देखोगे, वो भी ऑब्वियसली ईस्ट से, ईस्टर्न रोम यानी कि बाइजेंटियन एम्पायर से। यानी एक तरह से यूरोप के जो लोग हैं, उनके जीवन में नई नई चीजें आ रही थी, पर इसी के साथ साथ यूरोप की जनता एक तरीके से रोमन एम्पायर जो कभी हुआ करता था, उसका जो जीवन था, उस जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे लिटरेचर, आर्ट, कल्चर को रिवाइव भी करना शुरू करते हैं। इसी वजह से तो इसे रेनेसांस कहा गया है, यानी कि रीबर्थ कहा गया है। वो क्लासिक रोमन एम्पायर जो अपने लिटरेचर, अपने आर्किटेक्चर, अपने कल्चर, बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता था, उसी को एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा था यूरोप में, लेकिन एक नए टच के साथ। यानी ये जो रेनेसांस पीरियड है 14 से 16 सेंचुरी के बीच, इसमें क्लासिक रोमन एम्पायर के आइडियाज तो रिवाइव हो ही रहे हैं, लेकिन ईस्ट से आने वाले आइडियाज को भी मिक्स किया जा रहा है। रेनेसांस तो हमने समझ लिया, लेकिन अब वापस आते हैं उसी कहानी पर। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इटली मेडिटेरियन सी के वजह से यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न रोम यानी बाइजेंटियन एम्पायर से कनेक्टेड है। इसी वजह से इटली में बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स इन स्टेट से आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि रोमन बाइजेंटियन एम्पायर जो है उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका के लोगों के साथ जुड़ाव कर रहे हैं और वहां से बहुत कुछ लेकर भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बिलीफ, आइडियाज और लग्जरियस गुड्स भी। इसी वजह से इटली वाले रीजन में जितने भी स्टेट्स मौजूद थे, उनमें से कई ऐसे स्टेट्स थे जो धीरे धीरे करके बड़े शहरों में तब्दील होने लगे। मेडिटेरियन सी की वजह से बहुत सारे इटली के जो स्टेट्स थे, वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगे। फ्लोरेंस उसी में से एक है। ये बना आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे वेल्थी ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे। बल्कि फ्लोरेंस तो वुल के लिए जाना जाता था, यहाँ से वुल का व्यापार भी होता था। इसी प्रकार से यहाँ पर एक फैमिली जो पॉपुलरली मेडिसी फैमिली कहलाती है, असल में व्यापारियों का एक परिवार, इसने फ्लोरेंस को एक बेहतरीन टाउन में तब्दील करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, पैटर्नाइजेशन दिया है। इसी प्रकार से एक और अगला जो शहर है वो है पैपल स्टेट, जिसे रोम भी कहा जाता था, क्योंकि जिस जमाने में रोमन एम्पायर होता था, उस समय में ये पैपल स्टेट उस रोमन एम्पायर का नर्व सेंटर हुआ करता था। तो इस पैपल स्टेट को रोम कहा जाता था। यहाँ पर आपको कैथोलिक चर्च नजर आएंगे। कमाल की बात ये थी कि रेनेसांस पीरियड में कैथोलिक चर्च के जो क्लर्जी ग्रुप थे, वो भी यहाँ पर रेनेसांस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रहे थे, जैसे अलग अलग प्रकार का लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स भी। कमाल की बात तो ये है कि पैपल स्टेट वही जगह है जहां से आपको 3 बेहतरीन रेनेसांस पीरियड के आर्टिस्ट आते हुए नजर आएंगे, जिसमें माइकल एंजेलो, रफाल एंड बॉटिसेली शामिल हैं। इसी तर्ज पर वेनिस और जेनेवा जैसे स्टेट्स भी वेल्थी सिटी स्टेट्स के रूप में उभरे। वही मिलान भी था। मिलान एक ऐसा सिटी स्टेट था जो बाकी के इटालियन स्टेट्स को यूरोपियन स्टेट से कनेक्ट करता था, यानी कि ये इनलैंड ट्रेड के लिए जाना जाता था। इसी प्रकार से मिलान जो है, वहां पर आपको एक बेहतरीन कैथेड्रल भी देखने को मिलेगा, जो है सांता मारिया। इस कैथेड्रल यानी कि चर्च के बहुत ही बड़े वर्जन की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको एक बेहतरीन पेंटिंग देखने को मिलेगी, जिसका टाइटल था द लास्ट सपर। ये पेंटिंग बेहतरीन और बहुत ही कमाल के पॉपुलर रेनेसांस पीरियड के पेंटर लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। रेनेसांस का पीरियड सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग्स के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस समय में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमें नजर आते हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत नए नए तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स सामने आ रहे थे। उन्हीं में से एक हैं निकोलो मैशियावेली। इन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में इस आइडिया पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि कैसे रिलीजन और स्टेट को अलग रखा जाना चाहिए। काफी बार हमने देखा है, बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता आया है कि स्टेट अफेयर्स में
काफी बार जो पुरोहित होते हैं, जैसे आप इंडिया में देखोगे या फिर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे, तो चर्च का काफी अहम रोल रहा है। राजा को गाइड करना, राजा को एडवाइस देना, ये चर्च की तरफ से या फिर क्लर्जी ग्रुप से होता आया है। लेकिन निकोलो जो थे, उन्होंने यहाँ पर इस आइडिया पर जोर दिया कि स्टेट और रिलीजन को अलग रखा जाना चाहिए। स्टेट की एक्टिविटीज में चर्च का रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक राजा जो है उसको तो अपने स्टेट में रहने वाले अलग अलग रिलीजन के सभी लोगों को पैट्रोनाइज करना चाहिए। इस प्रकार से वो सेक्युलरिज्म के आइडिया को सामने रखते हैं। उनका ये भी कहना था कि एक राजा जो है उसकी कुछ अहम ड्यूटीज होती हैं। एक राजा को लायन की तरह भी बिहेव करना चाहिए और उसी तरह से फॉक्स की तरह भी बिहेव करना चाहिए। लायन की तरह अग्रेसिव भी होना चाहिए, लेकिन उतना ही चालाक भी होना आवश्यक है। अपने स्टेट के लोगों की तरफ एक फादर लाइक फिगर भी होना जरूरी है। रेनेसांस एक और आइडिया पे काफी ज्यादा एम्फसाइज करता है और वो है ह्यूमनिज्म। ये कहा गया कि डिविनिटी से अगर ऊपर कुछ है तो वो ह्यूमनिज्म है। आइए इसे एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमनिज्म को बेहतर समझने के लिए मध्यकालीन यानी कि मेडिवल पीरियड में किस प्रकार के आइडियाज पहले से इस्टेब्लिश थे, उन्हें समझना भी जरूरी है। हम इसे कंपैरिजन बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। मेडिवल थॉट ये कहता है कि चर्च और राजा सबसे ऊपर है, लेकिन ह्यूमनिज्म का आइडिया कहता है कि मनुष्य, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो एक छोटा किसान ही क्यों ना हो, सब इंपॉर्टेंट है। मेडिवल थॉट ये कहता है कि मनुष्य, मैन जो है वो सिंफुल है, यानी मनुष्य जो है वो हमेशा पाप करते रहते हैं और उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें हमेशा चर्च जाते रहना चाहिए, यहाँ पर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए। लेकिन ह्यूमनिज्म का आइडिया ये कहता है कि मनुष्य हमेशा पापी तो नहीं होता। ह्यूमंस जो होते हैं उनका अपना कुछ पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल के मुताबिक जब वो काम करते हैं तो वो इस समाज को कुछ अच्छा भी दे पाते हैं, उस समाज के लिए कुछ बेहतर भी कर पाते हैं। इसीलिए मनुष्य वैल्यूएबल है, उनकी भी अपनी डिग्निटी है। मनुष्य अच्छे भी हैं, हमेशा सिंफुल नहीं है। मेडिवल थॉट ये भी कहता था कि एक व्यक्ति की जो वर्थ है वो सोसाइटी में किस हायरार्की के स्टेज पर वो खड़ा है इस पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इमेजिन कीजिए ये जो सोसाइटी है ये एक पिरामिड की तरह है। तो पिरामिड में सबसे ऊपर अगर कोई आपको नजर आएगा तो वो राजा है, वो चर्च है। उसके नीचे आपको नोबेलिटी क्लास नजर आएगी, लेकिन सबसे नीचे इस हायरार्की में वर्किंग क्लास है, जिसमें किसान या फिर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आते हैं। तो मेडिवल थॉट ये था कि इस सोशल हायरार्की में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसके बेस पर आपकी वर्थ काउंट होगी। लेकिन ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो इस पॉइंट को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग मनुष्य इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, डिग्निटी रिस्पेक्ट होल्ड करता है, चाहे वो समाज की हायरार्की में कहीं पर भी खड़ा हो। इसी तरीके से ये भी कहा गया कि एक तरीके से चर्च जो है, मेडिवल थॉट ये भी था कि चर्च में जो भी आइडियाज एस्टैब्लिश्ड हैं, चर्च में जो भी चीजें कही जाती हैं, उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ह्यूमनिज्म का आइडिया कहता है कि मनुष्य जो है उसे सच जानने की पूरी आजादी होनी चाहिए, वो पूरी तरह से यहाँ पर सच जान सके, इसीलिए वो सवाल भी पूछेगा और उन सवाल के जवाब भी चाहेगा। तो ह्यूमनिज्म बहुत हद तक पहले से मेडिवल थॉट्स जो एस्टैब्लिश थे उनको अपोज कर रहा था। ह्यूमनिज्म में अगर कोई चीज फोकस में थी तो वो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, उनके आसपास घटने वाली चीजें हैं, उनका जीवन, उनकी खुशी, हैप्पीनेस, सुख दुख, मनुष्य, ह्यूमन का पोटेंशियल, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लाइफ, वैल्यू, ये सारी चीजें जो मनुष्य के इर्द गिर्द हैं वही ह्यूमनिज्म में बताई गई। एक मेडिवल थॉट ये भी था कि एक मनुष्य जो होता है ना, एक ह्यूमन जो होता है, उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर क्या है? गॉड से कनेक्ट होना,
गॉड की वर्शिप करना, गॉड को खुश करना। लेकिन ह्यूमनिस्टिक आइडिया ये कहता है कि मनुष्य का जीवन जो है उसका सबसे बड़ा प्लेजर ये है कि वो खुद को खुश करे, खुश रहे, हर चीज वो करे जिसमें उसे खुशी मिले, हैप्पीनेस, जॉय। और अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो वो कोई खराब क्रिश्चियन नहीं कहलाएगा, तब भी वो एक अच्छा क्रिश्चियन ही कहलाएगा। वो बराबर चर्च भी जा रहा है लेकिन अपनी खुशियों के लिए भी जीवन जी रहा है। तो इस तरीके से ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो रेनेसांस के पीरियड में आपको हर जगह नजर आएगा। चाहे वो लिटरेचर हो, कविताएं, पोएम्स मनुष्य के बारे में लिखी जा रही थी। इसी तरीके से कितने सारे आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं जो अपने आर्ट में ह्यूमनिज्म थीम पर ही काम कर रहे थे। चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, माइकल एंजेलो हो या फिर रफाल। माइकल एंजेलो पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, आप इन्हें सब कह सकते हैं। यहाँ पर एज आर्किटेक्ट उनके काफी सारे डिजाइन्स जो हैं वो आपको इटली में देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है पियाजा डेल एम्पिडोग्लियो। इसी तरीके से सेंट पीटर्स बेसिलिका भी उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगर हम उन्हें एज पेंटर देखें तो आपको यहाँ पर वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल में माइकल एंजेलो की बेहतरीन पेंटिंग देखने को मिलेंगी। ये पेंटिंग्स फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, यानी कि फ्रेश प्लास्टर्स पे बनाई गई। इवन एक पॉपुलर पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम, यहाँ पे क्रिस्टियनिटी में एडम और ईव जो है उसी के बाद, उन्हीं के क्रिएशन के बाद पूरी दुनिया जो है उसका क्रिएशन हुआ। तो क्रिएशन ऑफ एडम इस थीम पर माइकल एंजेलो की पेंटिंग भी आपको इसी सिस्टीन चैपल में देखने को मिलेगी। इसी तरह आप उन्हें एज स्कल्प्टर भी देख पाएंगे, बेहतरीन ग्रीको रोमन यानी कि हेलेनिस्टिक स्टाइल जो है उसकी स्कल्पचर्स बनाते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची। ये अपनी बेहतरीन रियलिस्टिक और ह्यूमनिज्म थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी पेंटिंग का थीम द लास्ट सपर हम देख सकते हैं सेंटा मारिया मिलान में। पर ये वही हैं जिन्होंने बेहतरीन और रहस्यमयी कहलाई जाने वाली मोनालिसा पेंटिंग को भी बनाया। वही मोनालिसा पेंटिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे अगर आप अलग अलग दिशाओं से देखो तो वो अलग अलग एक्सप्रेशंस में हमें नजर आती हैं। इसी तरीके से लियोनार्डो दा विंची जो थे उन्होंने यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी जो है उसकी स्टडी की, और उनके जो पर्सनल नोटबुक्स अगर हम देखेंगे तो उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी से जुड़े हुए बहुत सारे स्केचेस देख सकते हैं। फिर आते हैं रफाएल सांटी। इनकी सबसे पॉपुलर थीम अगर कोई रहा है तो वो है मडोना। मडोना कोई और नहीं है, वो है मैरी यानी कि जीसस क्राइस्ट की मदर। बहुत सारी पेंटिंग्स में आपको मडोना नजर आएंगी। इसी तरह से द स्कूल ऑफ एथेंस, असल में पेंटिंग्स का स्कूल है ये एथेंस में, द स्कूल ऑफ एथेंस, जहां पर आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स में बहुत सारी रफाएल सांटी की भी पेंटिंग्स नजर आती है। आर्किटेक्चर के मामले में हमें रेनेसांस पीरियड में जो आर्किटेक्चर नजर आया उसमें रोमन एम्पायर के समय के आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। रोमन एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था उसकी खास बात हुआ करती थी उसके कॉलम्स। आपको अलग अलग प्रकार के कॉलम्स देखने को मिलेंगे। सबसे बेसिक डोरिक स्टाइल का कॉलम, उसके बाद आप आयोनिक देखते हैं, टस्कन देखते हैं, इसी तरह से कॉरिंथियन और कॉम्पोजिट कॉलम। कॉम्पोजिट कॉलम्स यानी सारे दूसरे कॉलम्स के फीचर्स आपको कॉम्पोजिट कॉलम में नजर आएंगे। इस तरह के कॉलम्स रोमन आर्किटेक्चर में हुआ करते थे, और रेनेसांस पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसमें भी इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स देखे जा सकते थे। कमाल की बात यह है कि यूरोप में आने वाला ये जो रेनेसांस पीरियड था इसकी झलक भारत में भी नजर आती है। अगर हम इंडिया में दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में आपको कनॉट प्लेस या फिर इवन राष्ट्रपति भवन में भी इस तरह के रोमन स्टाइल के, नियो रोमन स्टाइल के बहुत सारे पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आखिर दिल्ली बनाई भी तो अंग्रेजों ने ही थी।
आर्किटेक्चर में इसके अलावा, कॉलम्स के अलावा आपको बहुत सारे एंट्री गेट्स में आर्क्स देखने को मिलेंगे। अगर हम रूफ की बात करें तो गुंबद यानी कि डोम्स नजर आएंगे। इसी प्रकार से वॉल्स जो है उनको ब्लैंक छोड़ने की बजाय रोमन आर्किटेक्चर में हमेशा नैरेटिव आर्ट वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स के रूप में बनाया जाता था। वो भी हमें इस रेनेसांस पीरियड में जो आर्किटेक्चर आ रहा है उसमें देखने को मिलता है। इस आर्किटेक्चर की खास बात सिमेट्री, प्रपोर्शन और ज्योमेट्री भी रही है। रेनेसांस में हम आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स तो देखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लिटरेचर की फील्ड में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। लिटरेचर समझने से पहले यहाँ पर जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किए गए एक बेहतरीन इन्वेंशन के बारे में समझना भी जरूरी है, और वो है मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था और अनेकों किताबों को प्रिंट किया जा सकता था। इतने सारे बेहतरीन राइटर्स आपको ड्रामा लिखते हुए नजर आएंगे, पोएम्स लिखते हुए नजर आएंगे। इनका जो वर्क था उसे छापकर दूर दराज के इलाकों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा था। रीडिंग कल्चर मानो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपने एपिक्स लेवल पर पहुंचता जा रहा है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि ये रीडिंग कल्चर अभी भी ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचा था, उसमें पहुंचने में समय था। रीडर्स मोस्टली आपको मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास सोसाइटी से देखने को मिलेंगे। लिटरेचर की फील्ड में सबसे पहले नाम आता है विलियम शेक्सपियर का, जो राइटर और ड्रामेटिस्ट दोनों ही रहे। उनके बहुत ही बेहतरीन वर्क्स हैं जिन्हें आज भी दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ा जाता है, जैसे रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर या फिर ट्वेल्थ नाइट। इसी के अलावा हैमलेट और अनेकों दूसरी किताबें भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही रचित हैं। विलियम शेक्सपियर को इममॉर्टल राइटर के रूप में भी नवाजा गया है। इन सारी बुक्स में, इन सारे वर्क्स में आपको एक ही थीम नजर आएगा, और वो है ह्यूमनिज्म। मिगेल दी सर्वांतेस एक स्पेनिश नॉवलिस्ट, पोएट, पेंटर माने जाते हैं, और उनकी भी एक बेहतरीन स्पेनिश किताब हमें देखने को मिलती है, और वो है डॉन किशोत। मेडिवल थॉट कहता था कि चर्च में जो भी आइडियाज एस्टैब्लिश हुए हैं उनको क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन रेनेसांस के समय में ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो कहता है हर क्वेश्चन, हर आइडिया जो है उस पर और क्वेश्चंस पूछे जाएं। इसी तर्ज पे आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आता हुआ नजर आएगा। 17-18 सेंचुरी का जो रेनेसांस दौर रहा, उस समय में आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट को, बहुत सारी क्यूरियस माइंड्स को चर्च के एस्टैब्लिश आइडियाज पर सवाल उठाते हुए। जैसे कि चर्च के द्वारा ये एस्टैब्लिश्ड आइडिया था कि अर्थ हर चीज का, पृथ्वी जो है वो हर चीज का केंद्र है, पृथ्वी के चारों ओर ही सब कुछ घूम रहा है। लेकिन इसको चैलेंज किया जा रहा है कोपरनिकस के द्वारा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हर चीज का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और अगर हम पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में सूर्य पृथ्वी के लिए केंद्र है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसी आइडिया को और ज्यादा एम्फसाइज करते हुए, रिफाइन करते हुए हम गैलीली को आते हुए देखते हैं। उनके टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन था उसकी वजह से ये चीज, ये आइडिया प्रूव हो गया कि जो आइडिया अभी तक फॉलो किया जा रहा था कि अर्थ हर चीज का केंद्र है, वो बात गलत है। हम सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य छिपता या उगता नहीं है, बल्कि पृथ्वी है जो यहाँ पर अपने एक्सिस पर रोटेट और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। इसी तरह से आगे चलकर आप न्यूटन को आते हुए देखोगे, आप यहाँ पर केपलर को आते हुए देखोगे, जिन्होंने तो अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ पे जो मोशन है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लॉज को भी डिफाइन किया। इसी तरह से मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत सी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एंड्रियास वेसालियस। ही इज द वन जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी की और उससे जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य जो है उनके आगे से पर्दा उठाया। वहीं हमें हार्वे देखने को मिलते हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अलग अलग वेन्स की मदद से कैसे होता है उसके बारे में बताया।
इस समय में बहुत सारे नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो एक्सप्लोरेशन की जो फील्ड है उसे और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलब, कंपास जैसी चीजें, जिसकी मदद से ट्रेड रूट्स को ढूंढना या फिर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना सी रूट की मदद से काफी आसान हो गया था। रेनेसांस के इस दौर में हमें यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। यहाँ कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए, जैसे कि जॉन लॉक। उन्होंने 2 ट्रिटीज़ ऑन गवर्नमेंट लिखी है और वहाँ पर वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। एक राजा अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, ये गलत है। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, राजा जो है, उसका सबसे पहला काम क्या है? लोगों के नेचुरल राइट्स जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। इसी तरीके से मोंटेस कहते हैं, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि कैसे पावर्स जो हैं वो सिर्फ एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस होनी चाहिए जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाना चाहिए। जैसे आज के समय में जब हम भारत को देखते हैं तो उसमें हम यहाँ पर 3 ऑर्गन्स देखते हैं। हम एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं, लेजिस्लेचर्स देखते हैं, जुडिशरी देखते हैं। कुछ इस उसी प्रकार का जो सेटअप है वो मोंटेस भी चाहते थे। फिर आते हैं वोल्टेयर। उन्होंने कहा कि कैसे स्टेट और रिलीजन को अलग रखा जाना चाहिए। रिलीजियस अफेयर्स अलग हैं और स्टेट और गवर्नमेंट जो है उसमें लिए जाने वाले डिसीजंस जो हैं वो अलग हैं। तो स्टेट को कभी रिलीजन के साथ मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जीन जैकस रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जनता और उनकी प्रजा, मतलब जो यहाँ पे रूलर है और उनकी जो जनता है, उनकी जो प्रजा है, उनके बीच में एक प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे रूलर टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो बदले में यहाँ पर वो अपनी ही प्रजा को वादा भी कर रहा है कि वो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के साथ उनको उसी के बदले में यहाँ पर सर्विसेज वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करेगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लॉज को इन्फोर्स करेगा। और बदले में प्रजा को भी ये ख्याल रखना है कि वो राजा को समय पर टैक्स देते रहें और दूसरी जो भी यहाँ पे लॉयल्टी है वो भी अपने राजा के प्रति रखें। तो एक राजा और प्रजा के बीच में ये एक प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको मेंटेन किया जाना चाहिए। इस एपिसोड में हमने रेनेसांस में होने वाले बहुत सारे डेवलपमेंट्स को देखा, लेकिन जाते जाते यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मंजिल बैच है जो 31 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और इसे एनरोल करने के लिए आप 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि 29,999 में आप अवेल कर पाएंगे एंड यू कैन यूज़ रेफरल कोड ARTI1702। इसी के साथ 2025 को टारगेट करते हुए ये जो मंजिल बैच है ये इंग्लिश भाषा में होगा, अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स भाषा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा लेक्चर डिलीवरी अंग्रेज़ी भाषा में हो तो यू कैन एनरोल अचीवर्स 2025, या आप चाहते हैं कि पूरा लेक्चर डिलीवरी हिंदी भाषा में हो तो आप शिखर 2025 को भी एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह से 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश भाषा में नीव यानी कि फाउंडेशन बैच जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मौजूद है जिसमें कुछ अपग्रेडेशन आया है। कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स पहले से यहाँ मौजूद थे, जैसे डेली आंसर राइटिंग हो गया, लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जीएस की पीडीएफ बुक्स हो गई, आस्क अ डाउट, डेली कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन अब अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उसमें होने वाले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में शामिल है, तो आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं। जुलाई में यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि PSIR, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। आपका अगर ऑप्शनल इनमें से कोई एक है तो आप यहाँ पर इनमें से ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी प्लस की ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू सो मच।